नमस्कार, मैं जनता श्रीम गौतम। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई थी, जिनकी संख्या 6 दर्जन से भी ज्यादा पहुंच गई, उन पर सुनवाई हुई। और इस सुनवाई को कर रही थी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच, जिसमें केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार भी शामिल थे। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल पैरवी के लिए थे, उनके साथ भी वकीलों की एक बड़ी संख्या थी, लेकिन दूसरी तरफ देश के वो सारे वकील थे जो राम मंदिर के मामले में भी आपको दिखाई दिए थे। इन सब वकीलों की ज्यादातर जो कि अमेंडमेंट बिल के खिलाफ थे, दलीलें ये थी कि मुसलमान चूंकि शरिया से चलते हैं, इसलिए उनके ज्यादातर कानून और वक्फ भी शरिया के हिसाब से ही चलना चाहिए। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने बार बार टोकते हुए ये कहने की कोशिश की कि ये देश शरिया से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। वो कैसे हुआ वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आगे की कार्रवाई जो है वो कल तक के लिए टाल दी गई है। कल इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। और बड़ी चीज एक और ये है कि इस मामले में कोई भी स्टे देने की बात को जस्टिस संजीव खन्ना ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टे के ऊपर बात नहीं होगी, आप इसकी संवैधानिकता की बात कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए, उस पर जो सवाल है उस पर बात कीजिए। यानी कि कानून पर कोई स्टे नहीं मिलने जा रहा, ये साफ संकेत संजीव खन्ना ने दे दिए हैं। कपिल सिब्बल ने तमाम दलीलें दी। उनका यही कहना था कि सरकार कौन होती है जो मुस्लिमों के इनहेरिटेंस के, यानी कि उनका जो वसीयत का मामला होता है, विरासत का मामला होता है, उसमें दखल कैसे दे सकती है। तो इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने स्पष्ट किया कि जब हिंदुओं के मामले में सरकार ऐसे कानून बना सकती है तो मुसलमानों के मामले में भी बना सकती है। और जहां तक आर्टिकल 26 का सवाल है तो वो एक सेकुलर नेचर का है, किसी भी मजहब या रिलीजन विशेष के लिए नहीं है। चूंकि ये पूरी जो बहस या दलीलें थी वो सारी की सारी कंसेंट्रेटेड थी संविधान के आर्टिकल 26 के ऊपर, लेकिन ज्यादातर लोग उस 26 आर्टिकल में जो कुछ लिखा हुआ है उसको पूरा पढ़ने की बजाय उसका कुछ हिस्सा पढ़ते हुए ही नजर आ रहे थे। आप सब वाकिफ होंगे कि एक संस्कृत का सूक्त है, उसको बार बार बहुत से लोग, ज्यादातर सेकुलर या लिबरल किस्म के लोग उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम। ये उस संस्कृत के श्लोक का 1/4 हिस्सा है। इससे इसका जो पहले वाला हिस्सा है वो है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और पूरा श्लोक ये है कि अयम निज परावेति करना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि जो ये मेरा है पराया है, ये भावना केवल क्षुद्र हृदय वाले और ओछी सोच वाले लोगों की होती है। जो बड़ी सोच के लोग होते हैं उनके लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार की तरह होती है। ये लोग जानबूझकर इसका आखिरी हिस्सा बोलते हैं क्योंकि उदार चरित्र की बात करना इनको अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से आर्टिकल 26 जो संविधान का है, उसमें जो शुरुआत में है कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को अपनी संपत्तियों, अपने लिए संस्थान बनाने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए अधिकार प्राप्त है। लेकिन उससे पहले जो कहा गया है कि सोशल ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इनका ध्यान रखते हुए या इनके बाईपास न करके। अब वक्फ का जो मामला है इसमें सोशल ऑर्डर भी इन्वॉल्व है, मोरालिटी भी इन्वॉल्व है। जैसे केसेस सामने आए हैं, जिस तरीके से गांव के गांव, हजारों साल पुराने गांवों पर वक्फ का दावा कर दिया गया, ये कहीं से भी मोरल नहीं कहा जा सकता, ये कहीं से भी सोशल ऑर्डर यानी कि कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है। और सरकार को सोशल ऑर्डर के ऊपर, मोरालिटी के लिए या हेल्थ के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यानी इन कानूनों में या इस तरीके के नियम अगर कोई रिलीजियस संस्था बनाती है तो उसमें हस्तक्षेप का अधिकार है। ये आर्टिकल 26 में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन इसकी बजाय वो दूसरी चीजों की बात करते हुए नजर आए, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, सीयू सिंह हो, राजीव सगदर हो। और तो और इस मामले में आपको याद होगा कि राम मंदिर मामले में सबसे बड़ा जो वकील का नाम आया था विपक्ष की तरफ से, वो था राजीव धवन। राजीव धवन भी इस मामले में कूद पड़े और वो ये कहते नजर आए कि मुस्लिमों का रिलीजियस मामला है, इसलिए सरकार को इसमें दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये मुस्लिमों का मौलिक अधिकार है।
इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि सरकार न तो वक्फ में कोई छेड़छाड़ कर रही है, केवल और केवल उसके मैनेजमेंट को लेकर सरकार ने कानून बनाए हैं और जिन तबकों को, जो कि मुस्लिम होते हुए भी इसमें उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, कोई भी हस्तक्षेप नहीं था या कोई भी लाभ उनको नहीं दिया जा रहा था, उनको शामिल करने के लिए कानून लाया गया है। उसके अलावा जो विसंगतियां पैदा कर दी गई थी 2013 के अमेंडमेंट से कांग्रेस गवर्नमेंट ने, उनको दूर करने की कोशिश हमने की है और कोई हमारा इसमें छुपा हुआ उद्देश्य नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल पिटिशनर्स के जो वकील थे उनसे भी किए और सवाल सरकार से भी किए। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि वक्फ यूजर को आप क्यों हटा रहे हैं, जो संपत्तियां बहुत पहले से हैं उनको आप कैसे हटा सकते हैं। इसको लेकर जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि हम सभी संपत्तियों को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, जहां विसंगतियां हैं उसको हटाने की बात की जा रही है। और जब पिटिशनर की तरफ से यानी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों की तरफ से सवाल उठाए गए कि कलेक्टर कौन होता है इस पूरे मामले को देखने वाला या डिसाइड करने वाला, अगर कलेक्टर के पास मामला जाएगा तो 50 साल तक वो मामला लटका रहेगा। जबकि हकीकत यह है कि भारत देश में रेवेन्यू के जितने भी मामले होते हैं वो कलेक्टर्स के ही डोमेन में होते हैं। जिले का जो कलेक्टर यानी डीएम होता है वही ज्यादातर रेवेन्यू के मामलों को डिसाइड करता है और उससे नीचे तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन्हीं के नीचे आता है और रेवेन्यू का ही कलेक्टर होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कलेक्टर कहा जाता है और उससे ऊपर के अधिकारी को कमिश्नर कहा जाता है। ये चीजें या तो ये लोग जानते हुए भी नजरअंदाज कर रहे थे या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने पक्ष में कुतर्क गढ़ने थे। इन सभी कुतर्कों का नतीजा ये हुआ कि ये सुनवाई चली और इस सुनवाई के दौरान बार बार ये मांगे उठाई गई अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के द्वारा कि इस मामले पर स्टे दे दिया जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रावधान अभी लागू हो गए हैं और उनकी वजह से बहुत सी जो संपत्तियां हैं उनको ये वक्फ से बाहर करने की साजिश हो सकती है। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी तरीके से इस मामले में सुनवाई की शुरुआत में ही स्टे नहीं दे रहे हैं। पहले सुनवाई होगी और स्टे का सवाल नहीं है, जो काम गलत होगा उस पर केवल चर्चा होगी, उस पर सवाल आप उठाइए और बार बार एक ही चीज को रिपीट मत कीजिए। स्टे की यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इससे स्पष्ट संकेत मिल गया है कि इस मामले में स्टे तो इन सभी लोगों को नहीं मिल रहा है और दूसरे जो बात ये लोग कर रहे हैं या जो सवाल उठाकर पूरे देश में एक अफवाह का माहौल बना दिया गया है और उसकी वजह से मुर्शिदाबाद में दंगे भी हुए, तमाम लोगों की जानें जा रही है, उनको जान माल का नुकसान हो रहा है, उस पर भी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने चिंता जाहिर की और ये कहा कि ये हिंसा रोकनी चाहिए। तो जहां तक सवाल है कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया है उसमें जो पक्ष रखा है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा है। दूसरे जो लोग हैं जो राज्य सरकारों की तरफ से जो इस बिल के समर्थन में याचिकाएं लगाई गई हैं, जो वकील हैं, उन्होंने भी पक्ष नहीं रखा है। कल की सुनवाई में इस पूरे मामले पर उन लोगों की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। किसी भी तरीके का स्टे ऑर्डर नहीं दिए गए, कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की गई है जिससे ये लगे कि शायद ये जो बेंच है जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली, वो इस बिल को असंवैधानिक घोषित करने जा रही है और इससे खलबली मच गई है इस पूरे के पूरे याचिकाकर्ताओं के उस गिरोह में, जिसकी तरफ से ज्यादातर जो वकील हैं वो हिंदू हैं और पक्षकार मुस्लिम ही हैं सारे के सारे। तो ये स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये जो पूरा जो समूह था वकीलों का, जिसकी कोशिश ये थी और उनको ये लग रहा था कि बिल तो पास हो जाएगा, राष्ट्रपति ने उसको 5 तारीख को सिग्नेचर भी कर दिए और वो इफेक्ट में भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से उनकी पहुंच है उसके आधार पर वो इसको असंवैधानिक घोषित करा लेंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमने पहले इससे जो वीडियो बनाया था उसमें भी स्पष्ट कहा था कि जिस तरीके से जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी अध्यक्षता में बेंच गठित किया और उस पर जस्टिस गवई या जस्टिस सूर्यकांत को नहीं लिया है, उससे स्पष्ट है कि इसका फैसला वो मैक्सिमम 10 सुनवाई और हो सकता है आज की कार्रवाई देखने के बाद तो 2-4 सुनवाई में ही इस पूरे मामले में वो कोई ना कोई फैसला सुना सकते हैं। और चूंकि जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई के पद से
13 मई को रिटायर हो रहे हैं। अगर ये फीट फैसला लेती है और उसके बाद ये जो पूरे के पूरे याचिकाकर्ताओं का समूह है, यानी सिब्बल सिंघवी, राजीव धवन जैसे जो वकील हैं, वो दोबारा से रिव्यू पिटीशन का उनके पास एक ऑप्शन रह जाएगा और रिव्यू पिटीशन भी वो फाइल करते हैं तो 13 मई के बाद ही जब नए सीजीआई अपनी शपथ ले लेंगे, कार्यभार संभाल लेंगे, तो उनके द्वारा 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ गठित हो सकती है। अगर इस मामले में फैसले के खिलाफ जो याचिकाकर्ता है, जैसा कि फैसले का लग रहा है कि वो विधेयक के पक्ष में ही आएगा, उस स्थिति में जो संवैधानिक पीठ है वो गठित होगी मई में और मई से आगे फिर वो सुनवाई होगी। यानी कि अभी कम से कम 1-1.5 महीना तो इन लोगों को सब्र करना ही पड़ेगा। और जैसा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि ये देश संविधान से ही चलेगा और संविधान ने सरकार को कानून बनाने और जनहित में उसमें बदलाव करने का जो अधिकार दे रखा है, सरकार वैसा कर सकती है। उस पर किसी भी तरीके की रोक कोर्ट नहीं लगा रहा है और न लगा सकता है। यानी यहाँ जो कपिल सिब्बल की दलीलें थी, अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदें थी और राजीव धवन के जो कुतर्क थे, वो बेकार साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फैसला नहीं आया है, लेकिन स्टे की मांग को जिस तरीके से खारिज किया गया है और जिस तरीके से उन लोगों से सवाल किए गए हैं, हालांकि सवाल तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर भी उठे हैं, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद ये है कुछ सुझावों के साथ कोर्ट इसके लिए सरकार के पक्ष में ही फैसला देने वाला है। तो सारा मामला स्पष्ट हो चुका है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बेंच गठित होने के साथ ही ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं। अब उम्मीद ये है इन लोगों को कि अगर इन्होंने फैसला नहीं दिया तो फिर एक ही रास्ता बचेगा रिव्यू पिटीशन का, लेकिन तब तक वक्फ को लेकर जो चीजें हैं, सरकार के पास समय होगा कि सरकार उनमें से ज्यादातर चीजों को लागू कर दे। और अगर ऐसा होता है, जो कि होना निश्चित है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है जो इस देश को सरिया के द्वारा चलाने के सपने पाले हुए बैठे हैं। लेकिन इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है वो किसी भी हालत में किसी भी सरिया को इस देश में लागू नहीं होने देगी। जय हिंद, जय भारत।